नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन और यूनिसेफ के एक साझे प्रयास के माध्यम से जिसका नाम है नवजीवन। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जो आप तक इसी मकसद के लिए आता है कि एवरी चाइल्ड अलाइव, यानी कि हर बच्चा जीवित रहे। एक स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ देश की नींव रखता है। बच्चे को जीवन दान मिले और एक स्वस्थ जीवन भी मिले, इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए देश के हर कोने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हैं, सरकार सहयोग कर रही है और छोटी छोटी कोशिश ही बड़े बड़े बदलाव लेकर भी आ रही है। इसी को जहन में रखते हुए एक छोटी सी कोशिश हम आपको आज दिखाने वाले हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में आपको ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोशिश कैसे परिवर्तन लाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के वनांचल बस्तर के आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के ग्रामीणों को शासन की स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों के बावजूद गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव और बच्चों को कुपोषण मुक्त करना एक गंभीर समस्या थी। कारण था सघन वन क्षेत्र का होना, ग्रामों की जटिल बसाहट, दुर्गम ग्राम और पारंपरिक ग्रामीण समाज। एक नई सोच, नई रीति और नए जज्बे से तैयार कार्यक्रम नवजीवन के अंतर्गत यूनिसेफ ने शासन और स्थानीय सामाजिक संस्था साथी के साथ मिलकर एक अभिनव शुरुआत की और स्थापित किया प्रसव पूर्व गर्भवती सेवा केंद्र। इस केंद्र में सुदूर ग्रामों से ऐसी महिलाओं को लाकर रखा जाता है जिनका प्रसव काल समीप है। नियत समय होने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए भर्ती किया जाता है, जिससे सुरक्षित संस्थागत प्रसव संभव हो सके। सेवा केंद्र में गर्भवती की प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समुचित देखभाल की जाती है। उन्हें यूनिसेफ और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा तय पोषक आहार दिया जाता है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ये सेवा केंद्र प्रायः स्वास्थ्य केंद्र परिसर में या उनके बिल्कुल नजदीक बनाए गए हैं। यूनिसेफ के इस अभिनव प्रयास से आज नारायणपुर जिले में गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव लगभग 100% हो गया है। बच्चों में कुपोषण की दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। यूनिसेफ के सौजन्य से यहाँ पे जो ईयरली रेफरल सेंटर है, यहाँ से दूरस्थ एरिया के जितने भी गर्भवती माता है उनको इनके काउंसलर और हमारे वर्कर के सहयोग से लाया जाता है और इनके हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है इनका भी चिन्हांकित किया जाता है। साथ साथ यहाँ जो पीएचसी में जो फैसिलिटी है, चाहे वो एचपी हो, एनीमिया के शिकार माताएं हों, चाहे कुपोषण से माताएं हों जो ग्रसित रहते हैं, उनका यहाँ सुरक्षित प्रसव किया जाता है। प्रसव के दौरान इनको सारे फैसिलिटी पीएचसी का दिया जाता है। यूनिसेफ ने एक और अभिनव पहल की है, हाट बाजार टीकाकरण दिवस के रूप में। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में सप्ताह में एक दिन हाट बाजार लगता है, जहां क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण जुटते हैं। यूनिसेफ ने साथी के सहयोग से ऐसे गांवों में महीने में 1 या 2 बार बाजार स्थल पर स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया। यहां ऐसी गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है जो अज्ञानता या व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई हों। साथ ही जो शिशु नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हों, उनका टीकाकरण भी इस शिविर में किया जाता है। गंभीर एनीमिक रहेंगे या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है तो उस माता को हम लोग रेफर करते हैं, संदर्भित करते हैं और ब्लड प्रेशर भी जांच करते हैं, एब्डोमेन चेक करते हैं। कभी माँ भूल जाती है तो हम उसको बताते हैं कि कितना मंथ का गर्भ है, ड्यू डेट भी बताते हैं और हाइट लेते हैं माता का, वेट लेते हैं। गर्भवती माँ को मतलब कोई परेशानी हो तो अपना स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन या आंगनबाड़ी को सूचित करें, ये बात बताते हैं। गर्भवती महिला का चेकअप किया जाता है और बच्चे जो छूट जाते हैं उसको टीका भी लगाया जाता है। उसके साथ साथ जो छोटी मोटी बीमारी होती है, सर्दी खांसी बुखार, मलेरिया की जांच, शुगर की जांच और न्यू प्रेग्नेंट जो लेडीज़ रहते हैं उनका पंजीयन यहाँ हो जाता है। इस शिविर में सामान्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, शुगर की रक्त जांच की जाती है और स्थल पर ही रिपोर्ट देकर प्राथमिक उपचार किया जाता है।
हाट बाज़ार में ये होता है कि ग्रामीण वाले जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते वो यहाँ टीकाकरण के लिए आते हैं। जिनको कभी टीकाकरण नहीं हुआ रहता वो लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो टेस्ट, किसी को बुखार रहता है, कोई किसी कारणवश हॉस्पिटल नहीं जा पाते, वो लोग यहाँ आते हैं, हम उन लोग का टेस्ट करते हैं। ये है यूनिसेफ की मदद और साथी संस्था की कल्पना से साकार मोटर बाइक एम्बुलेंस। जिन गांवों में शासकीय एम्बुलेंस 102 और 108 का समय पर पहुंचना मुश्किल होता है, वहां बाइक एम्बुलेंस आसानी से पहुंच जाती है और गर्भवती महिलाओं को सेवा केंद्र तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाती है। इसकी बनावट ऐसी है कि तेज धूप हो या बारिश, गर्भवती को कोई दिक्कत नहीं होती। मोटर बाइक एम्बुलेंस अन्य गंभीर रोगियों को भी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। यूनिसेफ ने सामाजिक संस्था साथी को साथ लेकर शासन की स्वास्थ्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जो महती भूमिका जिम्मेदारी पूर्वक निभाई है, उसने नारायणपुर जिले के ग्रामीणों को सच में नवजीवन दिया है। यूनिसेफ ने एवरी चाइल्ड अलाइव के साथ ये प्रयास शुरू किया। दूरदर्शन नवजीवन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक आया, लेकिन ये कोशिशें सफल तभी हुई जब बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से आज देश में परिवर्तन की लहर आ रही है। भारत जितना विशाल है उतना ही विविध भी है। यहाँ खूबसूरती में जितनी विविधता है, समस्याओं में भी उतनी विविधता है, और कुछ ऐसा ही नारायणपुर जिला में भी आपने देखा। लेकिन वहाँ धरातल पर जिस तरह की कोशिश, जिस तरह की मेहनत के बाद परिवर्तन आए, आज वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया। तो सबसे पहले उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं श्री भूपेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप साथी NGO के फाउंडर मेंबर हैं। सराहनीय कोशिश आपने नारायणपुर जिला में की है। हमारे साथ आज प्रशांत दास जी भी मौजूद हैं। आप यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ हैं नीलमणि ठाकुर जी, आप रामकृष्ण मिशन से यहाँ पहुंची हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले भूपेश जी, आपसे कोशिश शुरू करते हैं। आप धरातल पर वहाँ मेहनत कर रहे हैं नारायणपुर में, परिवर्तन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, परिवर्तन तो दिख रहा है। जिस समय हम लोगों ने प्रोग्राम यूनिसेफ के साथ और स्वास्थ्य विभाग और ICDS के साथ जब शुरू किया 2011 और 12 में, उस समय धरातल पे कुछ स्थितियाँ अलग थीं। आज एक 8-10 साल में जो कुछ परिवर्तन आए हैं वो धरातल पे दिखते हैं। लोगों की सोच में, लोगों के जीवन में, संस्थागत प्रसव में, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में जो कमी आई है वो धरातल पे दिखता है, और लोगों के व्यवहार में भी दिखता है। व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो प्रशांत जी, बहुत सारी समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए आपको संस्थाओं की भी ज़रूरत थी। साथी के साथ कैसे मुलाकात हुई आपकी? पहले तो ये जो समस्या है नारायणपुर का समस्या, उसके साथ हमने काफ़ी समय से जूझ रहे थे एंड सोच रहे थे कि उसके साथ कैसे काम करें। और सरकार के साथ तो शुरुआत काम करना शुरू किया था, लेकिन जो ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, उसी सिलसिले में हमने साथी के साथ भी काम करना शुरू किया। यहाँ नीलमणि जी, यूनिसेफ पहुंचा, साथी फाउंडेशन भी पहुंची, लेकिन कई बरसों से आप वहाँ धरातल पर काम कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन की तरफ से काम हो रहा है। तो किस तरह की कोशिशें आप करते थे, और यूनिसेफ के प्रकाश में आने के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखाई दिया? यूनिसेफ के माध्यम से सबसे अच्छी बात तो जो सेम बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए यूनिसेफ सबसे पहले काम करना शुरू किया। तो लोगों को समझना, वहाँ के भाषाओं को समझना, उन लोगों के बीच जाकर उन लोग के साथ काम करना, ये बहुत बड़ी मतलब एक चेंजेस थी और मतलब मुसीबतें थी। जहाँ पे हम लोग ने जाके मतलब पहले तो हम लोगों का वहाँ तक पहुँचना ही दूभर था, क्योंकि रोड नहीं है, कटअप है, बहुत दूर तक जहाँ पे साइकिल जाती है, गाड़ियाँ जाती है, वहाँ तक तो जाते हैं, पर बहुत अंदर है जहाँ पे लोगों तक कोई पहुँच नहीं है, वहाँ तक हम पैदल ही जाते हैं। जैसे 22 किलोमीटर, कभी कभी बरसात के क्षेत्रों में 42 किलोमीटर हमको खुद को पैदल जाना पड़ता है वहाँ तक। तो वहाँ से जो माताओं को काउंसलिंग देना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हुआ, पोषण के लिए हुआ,
उन लोगों को समझाना ही एक बहुत मुश्किल बहुत बड़ी एक काम था ये जी। ऐसे में अगर भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें नारायणपुर की, तो भूपेश जी किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आदिवासी संरक्षित क्षेत्र रहा ये कितने समय तक, तो अभी कैसी स्थिति है वहाँ? हाँ, ये असल में एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ PVTG जो बोलते हैं कि ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग जिनका जो सरकार की संरक्षित सूची में है, इस तरह का एरिया है। और 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा पूरे ज़िले का क्षेत्रफल है और जनसंख्या सिर्फ 1,38,000। अच्छा। मतलब एक देखें तो 22 लोग एक पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे किसी भी तरह की सेवाएं पहुँचाने के लिए, लोगों तक सेवाएं पहुँचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है जी। टफ टेरेन है, कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, रोड थोड़ी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पगडंडियों के सहारे, जैसा हमारे नीलमणि जी ने बताया, पहाड़ों को पार करके, नदियों को पार करके, नाले को पार करके। तो अपने आप में काफ़ी सारे प्रयास करने के बाद भी सरकारी तंत्र या दूसरे जो लोग हैं वो उन लोगों तक सेवाएं पहुंचाने में असमर्थ थे। थोड़ा समय के साथ बदलाव हुआ और ये नहीं सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, इसलिए IMR और MMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उस एरिया की कंपेयर टू स्टेट काफ़ी हाई थी। अच्छा, तो ये एक चैलेंज था और यूनिसेफ के साथ उस चुनौती को हम पार पाने के लिए हमें एक हाथ मिला, साथ मिला। लेकिन यहाँ प्रशांत जी एक बात और भी आती है, जो वहाँ की जनसंख्या है 1,40,000 की, उसके अलावा वो तो वहाँ रह रही है, आपने सुविधाएं वहाँ तक पहुँचानी है, वहाँ पर आपने ट्रेंड लोग पहुँचाने हैं, उनको वहाँ तक मूव करना, वहाँ उनके रहने का बंदोबस्त करना या उनको मोटिवेट करना कि वो उन 1,40,000 के लिए काम करें, ये कितना आसान रहा? बहुत बड़ा, आसान तो नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। और सबको इकट्ठा लेके चलना सरकार के साथ, जो वहाँ के हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ICDS है, प्लस ये जो दोनों इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, और उनको सबका कैपेसिटी बिल्डिंग करना और सबको वहाँ रखना, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज। वो जो 3 NRC अभी चलता है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ एक डॉक्टर को पोस्टिंग करना हमारे लिए हर समय एक चैलेंज रहा। और ऐसे में वॉलंटियर्स जैसे आते हैं, अगर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, तो यहाँ से भी जो वॉलंटियर आते हैं उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग सेशन आप चलाते होंगे? सबके लिए, जितने भी स्टाफ है, करीब 80-90 लोग पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सबके लिए। एंड उसके साथ साथ जो सरकार के भी फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको भी मोटिवेशन का काम हम करते हैं, सो दैट स्लोली जो पहुंच विहीन जगह है वहाँ भी सेवाएं पहुंचता जाए। एंड स्लोली देयर शुड बी, हम भी ये भी सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हमको उस इलाके से बाहर जाके और जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास पहुंचना पड़ेगा। जी। तो इसलिए हम सरकार का भी वो जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनके साथ काफ़ी इंटेंसिवली एंगेज रहते हैं। राइट। नीलमणि जी, आदिवासी महिलाओं की अगर बात करते हैं, शिक्षा का अगर वहाँ अभाव है, उनके लिए बच्चा पैदा करना कोई ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टरी ज़रूरत है, ये घर पे भी हो सकता है, या उसका ख्याल रखना या मिस कैरेज हो जाना उनके लिए बहुत आम सी बातें होंगी। जी। तो वहाँ तक पहुँचा के उनकी मानसिकता में परिवर्तन करना, कितना वो उनके लिए हानिकारक है, ये सब बताना, किस तरह पहुँच करती हैं आप वहाँ तक? मैम, सबसे पहले तो जब हम गर्भवती महिलाओं को जानते हैं कि ये अभी प्रेग्नेंट है करके, तो उन लोग का EDD निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोग मतलब चंदा चांद से गिनते रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनका EDD नहीं निकल पाता है। EDD माने उनका डिलीवरी डेट क्या है, उन्हें नहीं मालूम रहता है। रेफरल सेंटर जो है हमारे RKM में है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वहाँ के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। जब वो प्रेग्नेंट रहती है 3-4 महीना के बाद, तो हमें ही तीसरा या चौथा महीना में पता चलता है। उस समय से काउंसलिंग करते करते पूरा 9 मंथ, इवन उसके डिलीवरी तक हमको उससे मतलब जा के बार मिलना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी आप EDD निकाल पाएँ। भूपेश जी, वहाँ जैसे अब नीलमणि जी बात कर रहे हैं, एक समस्या और भी आती होगी कि जेंडर को लेकर भी थोड़ा सा रहता होगा कि महिलाओं से ही महिलाएं ज़्यादा बात कर पाती होंगी। वो इशू तो है जी, लेकिन ट्रैवल एरिया में उस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ शासकीय विभागों के द्वारा सेवा दे पाने में शुरू से ही वो नहीं दे पाए, लेकिन ट्रेडिशनल जो हीलर्स हैं, सिरहा, गुनिया, वैद्य हैं, उन लोगों के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि अब तक वही लोग इनकी सारी तरह की स्वास्थ्यगत जो परेशानियां हैं उसमें लोगों को सेवाएं देते रहे हैं। उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त विश्वास है, उनकी
उनको पूछे बिना वो लोग बाहर भी नहीं आते। अच्छा। अस्पतालों में भी नहीं जाएंगे, किसी तरह की सर्विसेज नहीं लेंगे। तो हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर उनको साइड करते हैं तो आपका घर गांव में एरिया में जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकली उन ट्रेडिशनल हीलर्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको ससम्मान नारियल दे के, गमछे दे के, उनका खूब सम्मान करके और उनको बोला कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और आप जो सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, ये तो एकदम रिमार्केबल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए। बहुत खूब। संस्थागत प्रसव, अगर बच्चे डिलीवरी के समय महिला के बच्चे का वो नाल फंस गया तो वो उसकी मौत हो सकती है, दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अगर सांप काटा, बिच्छू काटा, तो आप जो करते हैं वो कर दीजिए। आप जो दवाई दे रहे हैं, आप जो जड़ी बूटी दे रहे हैं वो दे दीजिए, लेकिन इसको साथ में अस्पताल भी भेज दीजिए। नतीजे मिलते हैं तो उत्साह आता है। प्रशांत जी, आप देश के हर कोने में काम कर रहे हैं। अगर नारायणपुर जिला की ही बात करते हैं तो यहाँ के चैलेंज आपको कोई डिफरेंट लगे? नारायणपुर का जो समस्या है और जो चैलेंजेस है स्लाइटली डिफरेंट देन अदर प्लेसेस, बिकॉज वहाँ लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर। जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो अबूझ माड़िया, जो माड़िया लैंग्वेज बात करते हैं, तो वो मेनलैंड का जो ट्राइबल है वो भी उसको समझता नहीं है। तो वहाँ के आपको लोकल लोगों को रिक्रूट करके ट्रेन करना पड़ेगा। और जो जितने भी हमारे इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ हमारा एक जो चीज़ें तय हुआ कि वो लोकल लोगों को ही रिक्रूट करेंगे। जो फील्ड वर्कर्स है, अच्छा, वो लोकल लोग होंगे तो उन्हीं को हम ट्रेनिंग करेंगे। तो ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हमको ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट वी वांट टू सेव लाइव्स। लेकिन ये इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखाता है अगर बीच में से ही निकल कर आए तो। उनका वो अपना मदर टंग में उनके साथ बात कर पाएंगे। कम्युनिटी का जो इकट्ठा लाना और लोगों को मोबिलाइज करना, वो जरूरत से ज्यादा ठीक से कर भी पाते हैं उसको। अपनत्व का जो भाव है वो काम और करके दिखाता है। नीलमणि जी, ऐसे में जब आप महिलाओं से मिलती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, क्योंकि आप फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं, किस तरह से अवेयर करती हैं आप महिलाओं को? मैम, वहाँ अबूझमाड़ के लोगों में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना वो चाहे घर में प्रसव हो या अस्पताल में प्रसव हो, वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्तनपान करवाते हैं। लेकिन उसके लिए माँ का सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए माँ का सेहत होना जरूरी है। और क्या बोलने से, तो जैसे मतलब उन लोग रिलैक्स हो गए तो स्तनपान तो कराते हैं मैडम, पर उसका अटैचमेंट सही नहीं है। कैसे स्तनपान कराना चाहिए, ये थोड़ा हम लोग ने, जब हमें ट्रेनिंग मिला तब हम महिलाओं को सिखा है जी, किन किन 4 बातों को ध्यान देना चाहिए और कैसे मतलब स्तनपान उन लोग कराते हैं। और एक स्तनपान कराने की उनकी तरीका था केवल और केवल स्तनपान 2 साल तक। एक हम लोग IYCF ट्रेनिंग किए, उसमें बहुत फायदा हुआ कि ना हम लोगों को, माओं को बता पाए कि 6 महीना तक केवल स्तनपान और 6 महीने के बाद ऊपरी आहार कैसे चालू करते जी हैं। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कोशिशें हर तरफ चल रही हैं और खुशी इस बात की है कि ये कोशिशें बदलाव भी ला रही हैं। रामकृष्ण मिशन से हमारे साथ यहाँ नीलमणि जी मौजूद थी, लेकिन मेडिकल हेल्प के बिना भी ये संभव नहीं है। आप जागरूक हैं, लेकिन आपको चिकित्सा ज़रूरी चाहिए। ऐसे में किस तरह से वहाँ मेडिकली हेल्प की जा रही है, नारायणपुर ज़िला में किस तरह से मेडिकल हेल्प ने परिवर्तन लाया, इस ब्रेक के बाद आपको हम वो भी बताएंगे। नारायणपुर जिला की कहानी आज नवजीवन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सफलता की ये कहानी तभी संभव हो पाई जब वहां धरातल पर कई लोगों ने हाथ से हाथ मिलाया और दिन रात मेहनत की। उन्हीं में से कुछ लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भारती पटेल हमारे साथ हैं, आप वहाँ मेडिकल इंचार्ज हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारती आपका इस कार्यक्रम में। तो भारती, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सुविधाएं मुहैया आप वहाँ करवा पाती हैं और किस तरह की परेशानियाँ आपको आती हैं? सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ पे मतलब 2011 जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे सब लोग की मान्यता थी गांव में सीरा गुनिया। अच्छा। मतलब उन लोग डॉक्टर्स नाम या जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो हमने बहुत सारा प्रयास किया उसमें, उनके गांव तक गए, उनके गांव में बोले कि सीरा गुनिया आप करो,
बट हम अपनी दवाइयाँ भी लेके गए, अपनी दवाइयाँ उनको दिए और हमारी दवाइयाँ से जो ठीक होने लगे तो उनसे थोड़ा उनका विश्वास बढ़ता गया। अच्छा, तो वो हुए कि वो हमारे एनआरसी तक आने लगे। अगर मतलब एक गांव में हम एक व्यक्ति जो है उनको ठीक किए हैं, अगर कोई दूसरा उसको देखता है तो वो उस पर विश्वास करने लगा जी, और वो हमारे तक आने लगे। और हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हम लोग 1 मंथ, 1 महीने में कम से कम ऐसे 10 विलेजेस को कवर कर पाएँ जहाँ पर हम अपनी दवाइयाँ खुद लेके जाते हैं। उस गांव तक हम भी डॉक्टर्स भी जाते हैं, एनएम भी जाती हैं और वहाँ पे दवाई देके उनको सुविधा पहुँचाते हैं। बहुत खूब। प्रशांत जी, ज़िले के अंदर गांव तकरीबन 330 हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे में उस गांव से एक व्यक्ति का या एक महिला का अस्पताल तक जाना बहुत बड़ा रास्ता है। बीच में आपने कई डिपार्टमेंट्स बना दिए, कई रेफरल एजेंसीज बना दी हैं। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर हमने 3 बना रखा है। वो लार्जली रेफरल का काम करते हैं और वो जो क्रिटिकल केसेस जो गांव से आता है वहाँ जो डॉक्टर है वो जो प्रारंभिक जांच करने के बाद उन्होंने उसको रेफर कर देते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और दी अदर सीएचसी जो है ओरछा का सीएचसी है उनको, वो दोनों जगह को उन्होंने, और वहाँ रामकृष्ण मिशन खुद भी एक हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इन 3 जगह को उन लोग रेफर कर देते हैं सो दैट वो एक रेफरल होता है। लेकिन रेफरल करने के लिए देयर इज ऑल्सो ए जो नॉर्मल एम्बुलेंस को छोड़ के, जो क्योंकि वहाँ नॉर्मल एम्बुलेंस हर जगह में पहुँच नहीं पाता है, एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है वहाँ, उसी के तहत लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचना होता है। एक ईयरली रेफरल हार्ट का भी कंसेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए और वो काफ़ी कारगर और मतलब फ़ायदेमंद है। जिसको पता नहीं रहता है उनको हम काफ़ी 10-15 दिन से पहले ले आते हैं उस सेंटर में, उसको रखते हैं, उनका पूरा मेडिकल जांच होता है और उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, और ये सब जो छोटे छोटे प्रयोग है ये सब हेल्प करता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आज के डेट में शायद उस जिले में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करीब 80% से ज़्यादा हो गया। जब हम शुरू किए तो 16-17% था। लेकिन मोटर बाइक एम्बुलेंस हमने फिल्म में भी देखा था, एक बहुत ही यूनिक आइडिया लगा। तो किस तरह ये काम करती है मोटर बाइक एम्बुलेंस? हमारे काउंसलर्स फील्ड में जाके पैदल जाके बता रहे हैं कि आपको संस्थागत प्रसव के लिए अस्पताल आना है, लेकिन आएगी कैसे, ये बड़ा सवाल था। और हमारे ऊपर यूनिसेफ से थोड़ा प्रेशर था कि भाई आप बढ़ाइए। काफ़ी सारी रिगरस काउंसलिंग और तमाम तरह के एफर्ट्स करने के बाद जब हम अटक गए कि इसको और कैसे बढ़ाएं, तब हमने सोचना शुरू किया और ये बाइक एम्बुलेंस का आइडिया हमारे दिमाग में 2014 तो इसमें कुछ सुविधाएं भी देते हैं इस एम्बुलेंस में आप? इसमें हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर है, फर्स्ट एड है और एक रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंग करा देते हैं जो पायलट को, लोकल होता है। तो ये जब हमने शुरू की बाइक एम्बुलेंस 2014 में, तो उससे काफ़ी तरह उसमें मतलब ग्रो उसमें संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई। अगर अचानक कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये प्री बर्थ रेफरल सेंटर ये कितने प्रिपेयर हैं? जैसे कि मतलब अबूझमाड़ के अंदर जो है उसके बाद 20 किलोमीटर के उसमें है, फिर उसके बाद सीएचसी है जैसे ओरछा में, उसके आगे डोंगर में सीएचसी है, मतलब 20 किलोमीटर के रेंज में है यहाँ पे सेंटर जहाँ पे रेफर कर सकते हैं। वेटिंग हॉल में ही अगर डिलीवरी की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ है इस तरह की डिलीवरी के प्रोसीजर आपके पास? पूरा पीएचसी के आइदर पीएचसी का कैंपस में होगा या पीएचसी से थोड़ा दूर में होगा, तो किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन आएगा तो उसको इमीडिएटली पीएचसी में स्थानांतरित करके उसको आप सिजेरियन हो जो या जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो वो दूरी उतनी ही रखी जाती है? हाँ, दूरी उतना ही रखा जाता है। वो पहला कंडीशन होता है कि आप दूरी उतना ही रखो, किसी भी तरह कॉम्प्लिकेशन होगा कि आप उस दोनों को सेव कर पाओगे, माँ और बच्चा दोनों को आप सेव कर पाओगे। राइट। तो इनका मेंटेन करना, इस तरह के प्री बर्थ हॉल को मेंटेन करना या वहाँ के लिए फंडिंग होना, किस तरह की सुविधाएं आप वहाँ देते हैं? फंडिंग लार्ज पार्ट ऑफ द फंडिंग तो आज की डेट में भी यूनिसेफ से आता है, जबकि सरकार एनआरसी चलाना और कुछ चीज़ों के लिए मदद कर रहे हैं। बट जो सबसे वहाँ चैलेंज है, वहाँ के लोगों को आप कैसे मोटिवेट करके रखेंगे कि वो ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन को केयर करें और उनको रखें 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखें और फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आप करें, फिर वहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग का काउंसलिंग शुरू हो, और वो एक पूरा साइकिल है, काफ़ी लंबा इंटेंसिव साइकिल है। उसके लिए जो मेंटेनिंग स्टाफ मोटिवेशन इज द लार्जेस्ट चैलेंज। आपने स्टाफ मोटिवेशन की बात की तो डॉक्टर भारती, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जब वहाँ पहुँची थी, पहला दिन था, तो मन नहीं हुआ किसी शहर में जाएं, किसी स्टेट में या टाउन में जाके आप प्रैक्टिस करें? नारायणपुर ही क्यों?
हाँ, मैं वहाँ पे मतलब रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़ना चाहती थी। अच्छा। वहाँ पे मैं अबूझमाड़ में सेवा देना चाहती थी। अच्छा। मैं तो पहले करती थी सिटी में, बट वहाँ का रामकृष्ण मिशन आश्रम का नाम सुन के मैं गई थी वहाँ करने। अच्छा। और वहाँ पे फर्स्ट दिन गई तब तो बिल्कुल पूरा मेरे लिए सब कुछ नया था वहाँ पे। पर मैं वहाँ पे 2 साल से काम कर रही हूँ। रहते रहते वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैं सिटी में रहना नहीं चाहती अब। अच्छा। मैं मतलब वहाँ के लोगों को इतना ठीक कर चुकी हूँ, कई लोगों मैं खुद अपने हाथ से ठीक की हूँ उनको। तो वो खुशी है, वो मुझे और बहुत वही ज़्यादा मोटिवेशन खुशी है। और मैं मतलब रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़ी हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खूबसूरती इस बात की है कि कदम लगातार बढ़ रहे हैं। कदमों का बढ़ना ही इस बात का सबूत है कि मंजिल नज़दीक आती जा रही है। प्रशांत जी, हमें समय देने के लिए, भूपेश जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और भारती आपका भी ये जो सहयोग आप नारायणपुर में दे रही हैं और उसके लिए भी जो यहाँ जानकारी आपने हमसे साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। लेकिन याद रखिए, कल 9 तारीख है। गर्भवती महिलाएं परामर्श के लिए, अपने भावी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अपने किसी भी नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जा सकती हैं, जानकारी हासिल कर सकती हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकती हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन। सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, गोदी में लेटा के अपने सीने से लगा लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, स्वर्ण का उपहार माँ, तेरा ये उपकार माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो